अस्सलामुअलैकुम। मैंने क्यों अपने शोहर को जहर देने का सोचा, आइए सुनते हैं कि सच्ची दास्तान। उससे पहले हमारे चैनल सईदा वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबा दें। वकार कहने को तो मेरा शोहर था, मगर मुझे शोहर से ज़्यादा वो एक महबूब के रूप में दिखाई देता। वही एक दुनिया, मेरा वाहिद सबसे नज़दीकी रिश्ता था जिसे मैं देख देख कर जीती थी। मेरा शुमार दुनिया की उन चंद औरतों में होता था जो अपने शोहरों से जुनून की हद तक मोहब्बत करती हैं। वकार से मेरी शादी को 5 साल होने को आ रहे थे, लेकिन अभी तक बच्चों जैसी नेमत से महरूम थी मैं। कई बार मैंने उससे हंसकर कहा था कि तुम अपनी चीज़ें इसलिए जगह जगह बिखेर देते हो ताकि मुझे बच्चों की कमी महसूस ना हो, क्योंकि वो बहुत लापरवाह था और जगह जगह अपने कपड़े फेंक देता था। वो भी फट से जवाब देता, जब अल्लाह ताला बच्चे देगा तो मैं सुधर जाऊंगा और तब अपनी चीज़ें खुद ही समेट लिया करूंगा। मैंने सोफे पर पड़ा हुआ वो ग्रे कोट उठाया जो वो उतार कर गया हुआ था। अलमारी की तरफ बढ़ी ताकि उसे हैंगर कर सकूं। कोट को हैंगर करते हुए अचानक एक सुर्ख धब्बे पर नजर पड़ी। मैं ठटक गई, गौर से उस सुर्ख धब्बे के दाग को देखने लगी। ये कोट की पुष्ट पर कंधे के पास था। गौर किया तो पैरों के नीचे से जमीन सरकती हुई महसूस हुई। ये सुर्ख धब्बा लिपस्टिक का निशान था। मैं हैरान रह गई। फटी फटी आंखों से कुछ देर तक लिपस्टिक के निशान को गौर से देखती रही। फिर कोट का बारीक बीनी से जायजा लिया। 2-3 लंबे लंबे औरत के बाल भी नजर आए। उफ मेरे अल्लाह, कौन हो सकती है वो औरत जो वकार के इस कदर करीब आई? उससे आगे सोचने की हिम्मत ना पड़ी। मेरा पूरा वजूद जैसे जलजलों की जद में था और दिमाग भी एक जुमले के अलावा मजीद कुछ सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो चुका था। वो जुमला किसी वजनी हथौड़े की मानिंद मेरे सर पर लग रहा था। वकार मुझसे बेवफाई कर रहा है। इस फिक्रे की बाज़गश्त ने मुझे लम्हों में जैसे अधमुआ कर दिया था। जिस्म से सारी तवानाई जैसे किसी ने खींच ली। मैं निढाल सी वहीं सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गई। वो कोट अभी तक मेरे हाथों में था। ये तुमने क्या किया वकार? अपनी चाहतों और वफाओं के बदले सिर्फ एक चीज़ ही तो मांगी थी और तुम वो भी ना दे सके। तुम्हारी खातिर हर कुर्बानी दी, खुद को भूल गई, रुल गई तुम्हारे पीछे, मगर कभी कोई डिमांड न की, कभी कोई सिला न मांगा। मुझे अपनी शादी की रात याद आ गई। वकार, मैं तुम्हारी हर खामी को बर्दाश्त कर लूंगी, मगर कभी जिंदगी में मुझे धोखा मत देना, मुझसे बेवफाई मत करना। तुम्हारे वजूद और मोहब्बत में कभी शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, और अगर कभी तुमने कोई ऐसा कदम उठाया तो तुम्हारी जान ले लूंगी और साथ अपनी भी। शादी की उस रात अपने कहे हुए ये अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। रो रो के जब हलकान हो गई तो खुद को समेटा, आंसू पोंछे, गीला कपड़ा लेकर लिपस्टिक का निशान अच्छी तरह साफ किया और चिपके हुए बाल भी कोट से उतार दिए। कोट को हैंगर करके अलमारी में लटकाया, मुंह धोकर टॉवल से खुश किया और फिर से सारी सूरत हाल पर गौर करने लगी। ये तो तय था कि मर्द ऐसी सूरत हाल में बीवी की तफ्तीश और जराह करने पर चिढ़ जाते हैं। यानी अगर बीवी लड़े झगड़े या सवाल करे तो वो चिढ़ जाते हैं और ऐसे झगड़े नतीजा गैर साबित नहीं होते। मेरे सामने मेरी माँ की पूरी ज़िंदगी नमूना थी। वो सारी उम्र मेरे बाप की बेवफाई पर कुटती रही, सुलगती रही, झगड़ती रही, मगर नतीजा क्या निकला? बाप ने छुपकर दूसरी शादी कर ली और मेरी माँ के सामने ढटाई से ये कहता रहा कि मेरा किसी से कोई चक्कर या अफेयर नहीं है। वह दूसरी औरत से बच्चे पैदा करता रहा और माँ के हर इल्ज़ाम को झुठलाता रहा। मैंने अपना बचपन और जवानी सख्त तनाव भरे माहौल में गुजारी। मैंने अपने घरेलू माहौल में सुकून नाम की कोई चीज़ कभी देखी ही नहीं थी। बचपन में ही माँ बाप को आपस में लड़ते झगड़ते और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हुए देखा था। माँ को रोता बिलखता देखती तो मुझे अपने बाप से नफरत महसूस होने लगती और माँ से हमदर्दी। जब तक बात सिर्फ शक व शुबहात तक रही, मैं यही समझती रही कि हो सकता है ये सिर्फ अम्मी का वहम हो कि अब्बू बाहर किसी औरत में, दूसरी औरत में दिलचस्पी लेते हैं। मगर जब ये पक्की खबर मिली कि अब्बू दूसरी शादी कर चुके हैं और उस दूसरी बीवी से उनके 2 बच्चे भी हैं, तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है। अब्बू शाम को घर आए तो हमारे घर में एक खून रेज जंग छिड़ी हुई थी। अम्मी ने ये बात पूरे सबूतों के साथ सामने रखी तो अब्बू इनकार ना कर सके और वो मान गए कि उन्होंने वाकई दूसरी शादी कर ली है और उस बीवी से 2 बच्चे भी हैं। मगर जवाब ये बताया कि तुमसे कोई बेटा नहीं हुआ, सिर्फ एक बेटी थी और मैंने बेटी की ख्वाहिश में दूसरी शादी की है और ऐसा करना मेरा फितरी और शरई हक है।
میں جو پاس بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی، تب زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے باپ سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی، جس نے میری ذات کو بے توقیر اور حقیر سمجھا تھا۔ کیا ہوا، میں بیٹا نہیں تھی، بیٹی تھی، مگر تھی تو ان کی اولاد۔ وہ بے اولاد تو نہیں تھے، اور پھر میری ماں جیسی وفا شعار، جان چھڑکنے والی بیوی کے ہوتے ہوئے انہوں نے دوسری عورت کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ آخر کیوں؟ دوسری شادی کا راز کھل چکا تھا۔ اس کے بعد ابو کھلم کھلا دوسری بیوی کے پاس آنے جانے لگے۔ وہ ہمارے گھر کم کم آتے، ان کا زیادہ وقت اپنی دوسری فیملی کے ساتھ گزرنے لگا۔ اب انہیں کسی بات کا ڈر نہیں تھا، تھوڑا بہت خرچہ دے کر ہماری ہر ذمہ داری سے گویا وہ فارغ ہو جاتے۔ اس رقم سے ہم دونوں ماں بیٹی کی ضروریات بمشکل پوری ہو پاتی۔ امی نے بات ایسے دل پر لگائی کہ شوگر ہو گئی، دن رات روتی رہتی، پھر ان پر ہسٹیریا کے دورے پڑنے لگتے، وہ بلند آواز میں چلانے لگتی، دنیا کا ہر مرد بے وفا ہوتا ہے، کوئی مرد عورت سے مخلص اور وفادار نہیں ہو سکتا، مرد محبت کے جذبے سے ہی ناآشنا ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں محبت کیا ہے، یہ عورت ہی ہوتی ہے جو ٹوٹ کر مرد سے پیار کرتی ہے اور اپنی زندگی مرد پر لٹا دیتی ہے، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ مجھے ماں کو اس حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی۔ کیوں کرتی ہیں امی آپ ایسے؟ ابو نے آپ سے بے وفائی کی ہے، بھول کیوں نہیں جاتی آپ اس بات کو؟ آپ میری خاطر جئیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، ابو کو آپ کی ضرورت نہیں، ان پر آپ کے اس طرح رونے اور تڑپنے کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، مت ضائع کریں خود کو اس طرح۔ میں ان کے ساتھ لپٹ کر رونے لگتی تو وہ مزید شدت سے رونے لگتی۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ یہ بات دل سے نکال نہ سکی اور شوگر کے مرض میں گھل گھل کر موت کے قریب ہوتی گئی۔ میں نے BSc کرنے کے بعد جاب کر لی۔ میرے دفتر کا ماحول اچھا تھا، باس بہت مہربان اور شریف تھے۔ وہیں میری ملاقات وقار سے ہوئی، وہ بھی اسی آفس میں جاب کرتا تھا۔ میں جو اپنے باپ کی وجہ سے نفرت کرتی تھی مردوں سے، وقار کے نزدیک کیسے آتی گئی خبر ہی نہ ہو سکی۔ شاید اس کے حالات جان کر دل میں جگہ بنتی گئی، وہ بھی میری طرح حالات کا ٹھکرایا ہوا تھا۔ اس نے بتایا اس کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ چھوٹی موٹی محنت مزدوریاں کر کے پڑھائی کا خرچہ وہ اٹھاتا رہا۔ وہ اپنے چاچا کے گھر رہتا تھا، پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو نوکری کرنے لگا۔ چاچا اشاروں میں احسان جتلانے لگے کہ اب گھر بساؤ میاں اور ہماری جان چھوڑو۔ انہی دنوں ایک دن ابو ہم سے ملنے آئے تو میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، برائے مہربانی آپ یہاں نہ آیا کریں، آپ کا آنا میری ماں کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے، آپ کے جانے کے بعد کئی کئی گھنٹے روتی رہتی ہیں، اب میں اتنا کما لیتی ہوں کہ اس میں ہم دونوں ماں بیٹی گزر بسر کر لیتے ہیں۔ ابو میری بات سن کر بے یقینی اور رنجیدگی کی ملی جلی کیفیت سے میری طرف دیکھتے رہے اور میں انہیں حیران پریشان چھوڑ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ وہ چند منٹ صحن میں بے حس و حرکت کھڑے رہے اور پھر باہر نکل گئے۔ وہ میرے باپ سے میری آخری ملاقات ثابت ہوئی۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھا۔ وہ تو نہیں آیا، مگر 6 ماہ بعد اس کی موت کی خبر آ گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹی گئی، چہرہ دیکھا، تدفین کے بعد گھر واپس آ گئی۔ ابو کی موت نے میری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی پیدا نہیں کی تھی، مگر امی نے ان کی موت کو دل سے لگا لیا۔ وہ مجھ سے چوری چھپے ان کو یاد کر کے روتی۔ ایسے وقت میں مجھے ان پر بے پناہ غصہ آتا۔ میں انہیں بری طرح سے جھڑک دیتی۔ کیسی عورت ہیں آپ، جس مرد نے ساری عمر آپ کو دھوکہ دیا، غیر عورتوں سے عشق لڑاتا رہا اور پھر آپ سے اجازت لیے بنا چوری چھپے شادی کر لی، آپ اس کو یاد کر کے روتی رہتی ہیں، کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ روتے ہوئے جواب دیتی، یہ میرے بس میں نہیں، کسی کو چاہنا، کسی سے محبت کرنا، یہ اپنے بس میں کہاں ہوتا ہے۔ اس وقت تک وقار اور میں ذہنی طور پر ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ میں ابھی تک اسے صرف ایک اچھا دوست سمجھتی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں سوچا تھا، مگر ایک دن جب امی نے میری شادی کی بات چھیڑی تو وقار کا تصور ذہن میں آ گیا۔ اب میں بہت بیمار رہتی ہوں بیٹی، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تم شادی کر لو سحر۔ وہ بہت نقاہت سے بولی اور میں نے بڑے تلخ لہجے میں جواب دیا، امی میں شادی نہیں کروں گی، میں کسی مرد پر بھروسہ نہیں کروں گی، دنیا کے سب مرد بے وفا ہوتے ہیں۔ امی نے جواب دیا، نہیں سحر، دنیا کا ہر مرد بے وفا نہیں ہوتا، کچھ وفادار اور محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ کس محبت کی بات کر رہی ہیں امی؟ آج کل کے دور میں کون کسی سے محبت کرتا ہے؟ میں نہیں مانتی ان پرانی باتوں کو، اور پلیز میرے سامنے یہ بے تکی باتیں مت کیا کریں۔ میں نے جھنجھلا کر جواب دیا، اچھا مت مانو، نہ کرنا کسی سے محبت، مگر پلیز شادی کر لو، میرے دماغ سے بوجھ اتار دو، میں اپنی زندگی میں تمہارا گھر بسا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے امی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور آفس چلے گئی۔ اس ساری صورتحال پر غور کرنے لگی۔ آفس میں بھی سارا دن امی کی کہی ہوئی باتیں ذہن میں چکراتی رہیں۔ میرے ذہن میں بار بار وقار آ رہا تھا۔
वकार के अलावा मेरे लिए और भी रिश्ते आए थे। उन ठुकराए हुए उम्मीदवारों में एक नाम आतिफ का भी था। वो मेरा तायाजाद था, पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी थी। उन माँ बेटे की आंखों में भी मुझसे ज्यादा मकान की हिर्स और तलब दिखाई दी। और वैसी भी सारी जिंदगी उस ताया और उसके खानदान ने पलटकर कभी हमारी खबर नहीं ली थी। बाप के मरते ही रिश्ता मांगने चले आए। चंद दिनों अपनी बात पर सोच विचार करती रही और फिर वकार से दो टोक बात करने का सोच लिया। फिर मैंने उससे पूछा, वकार मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो। तुम्हारा शादी करने के बारे में क्या ख्याल है? मतलब ये कि तुमने अपनी शादी के मुतालिक क्या प्लानिंग कर रखी है, यानी तुम कब तक शादी करोगे? मेरी बात सुनकर चंद लम्हों तक वो सोचता रहा। मैं अभी शादी के मुतालिक सोच भी नहीं सकता। मैं बेघर और बेसरो सामान हूँ। मेरे पास सिवाय इस नौकरी के कोई चीज़ नहीं और शादी करने के लिए बहुत सी चीज़ों का होना ज़रूरी है। मसलन सबसे पहली बुनियादी चीज़ तो अपना घर है। कोई भी बाइज्जत और शरीफ घराना मुझ जैसे कंगले के साथ किसी किराए के घर में अपनी बेटी क्यों रुखसत करेगा? और अगर कोई रिश्ता ऐसा मिल जाए जो तुम्हें इस बेसरो सामानी के साथ भी कबूल कर ले तो क्या तुम राज़ी हो जाओगे? मेरे होठों पर अब शरारत आमेज मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। वो उलझी हुई नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो। मुझसे शादी करोगे वकार? मैंने खुलकर कह दिया। वो हैरान परेशान मुझे देख रहा था। उसे शायद इस कदर खुलने की उम्मीद नहीं थी मुझसे। क्या कह रही हो सहर? उसने सरसराती हुई आवाज़ से कहा। वही जो तुमने सुना है, मैं पुरसुकून लहजे में बोली। अम्मी कुछ अरसे से मेरी शादी के पीछे पड़ी हैं। उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। सोचा कि जब शादी करना लाजिम ही ठहरा तो फिर तुम क्यों नहीं, कोई और क्यों? तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो और फिर आम मर्दों से बहुत हटकर और अलग हो, तो फिर तुम्हारे संग ही क्यों ना किस्मत आजमाई की जाए। बताओ, करोगे मुझसे शादी? मैंने मुस्कुराकर पूछा। वो चंद लम्हों तक मुंह खोले हुए मुझे देखता रहा और फिर मुस्कुराकर उठा। तुम्हें एक मशवरा दूं? तुम इंतहाई बेवकूफ़ाना फैसला करने जा रही हो। तुम्हारे पास यकीनन बहुत से बेहतर ऑप्शंस भी मौजूद होंगे, यानी अच्छे रिश्ते होंगे। तो फिर मेरे जैसे कंगले के साथ क्यों शादी करना चाहती हो? तुमसे बेहतर ऑप्शंस शायद मौजूद हो, मगर वो मुझे बेहतर नहीं लगे। मुझे तुम उन सबसे बेहतर लगे। तुम अपने दिल की बात करो। अगर मंजूर नहीं तो इनकार कर सकते हो। वादा करती हूँ हमारी दोस्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने संजीदगी से कहा। तो वो भी संजीदा हो गया। तुम अगर मुझे अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र बनाना चाहती हो तो यकीनन मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ होगा। कोशिश करूँगा तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे सकूँ और फिर तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा उतर सकूँ। तो फिर आज शाम को तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अम्मी से मिलवाना चाहती हूँ तुम्हें। ओके। ऑफिस से छुट्टी होने के बाद मैं उसको साथ लेकर अम्मी के पास आई। अम्मी उससे मिलकर बहुत खुश हुई और फिर सब कुछ आनंद फानंद तय पा गया। मैंने धूमधाम से शादी करने के बजाय सादगी से निकाह को तरजीह थी। सिर्फ करीबी रिश्तेदार थे। अपने घर के कमरे को मैंने बहुत अच्छा सजाया था। जी हाँ, वो हमारे साथ ही अब रहने वाला था। उसे कहीं और जाने की ज़रूरत क्या थी? उसकी बीवी का अपना घर मौजूद था। अब हमारा निकाह हो गया वकार, मैंने उससे भराई हुई आवाज़ में कहा। हम दोनों मियाँ बीवी हैं। मिलजुल कर ज़िंदगी के हर दुख और सुख का सामना करेंगे और मियाँ बीवी का एक दूसरे पर कोई एहसान नहीं होता। जब उसने मुझसे कहा, किस मुँह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ सहर, तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके इस गरीब और नादार पर बहुत बड़ा एहसान किया है। फिर मैंने मज़ीद कहा, मैं जी जान से तुम्हारी खिदमत और ताबेदारी करूँगी, मगर सिर्फ एक इल्तिजा है मेरी। मैं तुम्हारी हर खामी को बर्दाश्त कर लूँगी, मगर कभी ज़िंदगी में मुझे धोखा मत देना, मुझसे बेवफाई मत करना। तुम्हारे वजूद और मोहब्बत में कभी शराकत बर्दाश्त नहीं करूँगी और कभी अगर तुमने कोई ऐसा कदम उठाया तो तुम्हारी जान ले लूँगी और साथ ही अपनी भी। वकार मेरी बात सुनकर हैरान रह गया। फिर मेरे हाथ पर अपना हाथ रख के यकीन दिलाया कि ज़िंदगी में कभी मुझसे बेवफाई नहीं करेगा और मैंने उसके वादे पर 5 साल आंखें बंद करके गुजार दी। क्या क्या नशीबो फराज न आए ज़िंदगी में, मगर मैं हर दुख में उसके साथ रही। एक बार तो किसी धोखे की वजह से उस पर इल्ज़ाम लग गया था, जबकि वो गुनाह उसने नहीं किया था। उसको कंपनी ने जेल भेज दिया था। उस सिलसिले में आतिफ ने वकार की बहुत मदद की। हाँ, मेरा तायाजाद आतिफ, जो मुझे पसंद करता था। उसने चुपके चुपके वकार से दोस्ती कर ली थी। कंपनी सिर्फ इस शर्त पर रिहाई दिलाने के लिए तैयार थी कि उसका नुकसान पूरा किया जाए, वरना वकार को 5 साल के लिए जेल हो जाती। मैंने अपने दूसरे जेवर के साथ साथ हाथों से 5 तोले की 4 चूड़ियाँ उतारी और उन्हें बेचकर 5 लाख रुपया तावान भरा और वकार रिहा होकर घर आ गया। उस पर आयद केस भी खत्म हो गया। वकार उस वाक़े के बाद
टूट सा गया। वो अब बहुत चुप चुप सा रहने लगा। हाथ से नौकरी भी गई और 5 लाख रुपया भी गया। उस कड़े वक्त में आतिफ ने हमारी भरपूर दादरसी की। उसने अपने ऑफिस में वकार को जॉब दिलवाई। वो फिर से हमारे घर आने जाने लगा और मेरा दिल भी उसकी तरफ से साफ हो गया, वरना आतिफ से मैं सीधे मुंह बात नहीं करती थी। खामखा ही आतिफ से बदगुमान हो रही थी। वो बुरा नौजवान नहीं है, उसने हमारी कितनी मदद की है। मैं यही अब सोचने लगी। जिंदगी फिर से अपनी मखसूस डगर पर चलने लगी। शादी को 4 साल हो गए तो मैं फिक्रमंद हो गई। डॉक्टर्स, हकीमों के चक्कर लगाने लगी। माँ बनने की ख्वाहिश दिल में जड़ पकड़ने लगी। हम दोनों मियाँ बीवी की हर रिपोर्ट क्लियर थी, कहीं कोई पेचीदगी नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। बस अल्लाह की तरफ से देर थी। जब इतनी भाग दौड़ के बाद भी कोई आसार पैदा नहीं हुए तो एक दिन वकार के सामने मैं हार सी गई। वकार, तुम्हें बच्चे की ख्वाहिश है तो तुम दूसरी शादी कर लो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। मुझे बच्चे की ख्वाहिश जरूर है, मगर बच्चे अगर अल्लाह ने तुमसे दिए तो मंजूर होंगे। मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ। अल्लाह ताला हमें औलाद जैसी नेमत से जरूर नवाजेगा इंशाल्लाह। उस वक्त मुझे वकार पर बेपनाह प्यार आया और साथ ही फख्र महसूस हुआ कि शुक्र है मेरा इंतखाब गलत नहीं है। इंशाल्लाह, मैंने सिद्ध के दिल से कहा। मगर याद रखना वकार, जब कभी भी तुम्हारी दूसरी शादी की ख्वाहिश हुई तो मेरे एतमाद और भरोसे को तोड़ने की हरगिज कोशिश मत करना। चोरी छुपे ये काम मत करना। मुझे बताना, अपने हाथों से तुम्हारी दुल्हन को ब्याह कर इस घर में लेकर आऊंगी। सहर, तुम बहुत बेवकूफ़ हो, ऐसी कैसी बातें करती हो। और आज उसके कोट पर लगे लिपस्टिक के निशान और औरत के बालों ने उसकी बेवफाई साबित कर दी। वो जो मुझ पर जान छिड़कता था, मुझे देख देख कर जीता था, आज उसका कोट बता रहा था कि वो किसी और के साथ था। ये तसव्वुर ही मेरे लिए जानलेवा था। मैंने अजियत से अपनी आंखें बंद कर ली। समझ में नहीं आ रहा था इस नाजुक सूरत हाल में किससे मशवरा लूं, किसको अपना दुख सुनाकर दिल को हल्का करूं। सहेली तो कोई बनाई नहीं थी। ऐसे में आतिफ का ख्याल जहन में आया। अपना सेल फोन उठाया और आतिफ का नंबर डायल किया। उसने दूसरी बेल पर फोन उठा लिया। हेलो आतिफ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुमसे कुछ मशवरा चाहिए। तुम मेरे घर आ सकते हो? मेरी बात सुनकर दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर उसकी आवाज़ उभरी। ओके, आ जाता हूँ, ऑफिस से कोई बहाना करके। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, मगर इस बात का ख्याल रहे कि वकार को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। नहीं चलेगा पता, उसका सेक्शन अलग है। मैंने फ़ोन बंद करके साइड टेबल पर रख दिया। अब मुझे आतिफ की आमद का इंतज़ार था और ये इंतज़ार ज़्यादा तवील साबित नहीं हुआ। 15-20 मिनट के बाद वो मेरे सामने मौजूद था। मैं रो रही थी। उसने मेरी रोती हुई आंखों को देखा तो पूछा, खैरियत तो है सहर? मुझे इस तरह अचानक क्यों बुलाया? खैरियत ही तो नहीं है आतिफ। वकार मुझसे बेवफाई कर रहा है और कब से हो रहा है ये सब, ये मैं नहीं जानती। और तुम ये बात इतने वसूख, इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्या सिर्फ शक की बुनियाद पर? सिर्फ शक की बुनियाद पर नहीं, बल्कि कुछ ऐसे शवाहिद आंखों के सामने आए हैं कि जिन्हें चाहने के बावजूद झुटला नहीं सकती। ऐसा क्या देख लिया? मैंने उसे कोट पर लगे निशान और बालों के बारे में बताया। मेरी बात सुनकर वो किसी गहरी सोच में डूब गया। मगर ये भी तो हो सकता है हकीकत वो ना हो जो तुम्हें दिखाई दे रही है, इसीलिए तो तुम्हें बुलवाया है। तुम बताओ, ऐसी सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए? दिल तो यही चाह रहा है कि वकार से दो टोक बात करूं। ऐसी गलती हरगिज मत करना। जो मर्द बाहर गैर औरतों से अफेयर चलाते हैं वो अपनी बीवियों की बासपुर्स से बहुत परेशान होते हैं और चिढ़ जाते हैं, बल्कि वो गलत काम फिर से करने लगते हैं, मजीद आगे निकल जाते हैं उन राहों पर। मगर ये सोचकर मैं खामोश रहूं, ये तो ठीक नहीं ना। मसले का कोई हल तो निकालो। मैं चिढ़ गई। तुम ऐसा करो, मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दो। मैं अच्छी तरह से छानबीन करके रिपोर्ट तुम्हारे सामने रखूंगा। उसके बाद जो भी फैसला करना चाहो कर लेना। उसकी बात मेरे दिल को लगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मगर ये बात जहन में रखना कि तुम्हारी इस रिपोर्ट में मेरे आने वाले कल और ज़िंदगी का दारोमदार होगा। उसकी बात की तुम फिक्र न करो सहर, तुमसे कोई गलत बयानी नहीं करूँगा। वो रुखसत हो गया और मैं फिर से किसी मुर्दे की तरह सोफे पर गिर गई। सारा दिन मैंने इसी तरह बेदिली से लेटे बैठे और घर में चकराते हुए गुजारा। किसी काम में दिल नहीं लगा। रात का खाना भी बेदिली से पकाया। वकार शाम के 6 बजे घर आ जाता था और मैं शाम के 6 बजे तक सैकड़ों बार वॉल क्लॉक की तरफ देखती थी। उसके इंतजार में वक्त काटना बहुत मुश्किल हो जाता था। मगर आज 6 बज गए और मैंने एक बार भी घड़ी की तरफ नहीं देखा। आज मुझे किसी के आने का इंतजार नहीं था, बल्कि दिल चाह रहा था कि वकार का सामना करूं या उसकी शक्ल देखूं। जब 7 बज गए तो मुझे फिक्र लाहक हो गई
क्योंकि वकार तो 6 बजे तक आ जाता था, फिर आज इतनी देर कैसे? कहीं आतिफ ने उसे सब कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं, वो मेरी इजाजत के बिना कुछ नहीं बता सकता। आखिर कहाँ रह गया? इतनी देर क्यों हो गई? 7 से 8 बजने लगे। मैं वकार का नंबर मिलाने लगी। अभी कॉल ओके नहीं हुई थी कि वो घर में दाखिल होता दिखाई दिया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था, कंधे भी झुके हुए थे। वो मरे मरे कदमों से चलता हुआ मेरे पास से गुजरकर बेडरूम में चला गया। मैं हैरान बैठी उसे देखती रही। वो नहाकर कपड़े चेंज करके बाहर आया और मैं हस्बे मामूल टेबल पर खाना लगा चुकी थी। कैसी हो? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। ठीक हो। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्या हुआ तुम्हें? कुछ परेशान सी लग रही हो, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? उसने बेताबी से पूछा तो मैं दिल में खूब हंसी। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम आज 2 घंटे लेट क्यों हो गए? बस ऑफिस की टाइमिंग्स बदल गई हैं। उन्होंने छुट्टी का टाइम 5 से बदलकर 7 बजे कर दिया है। मुझे उसके जवाब से कोई इत्मीनान नहीं हुआ। मगर क्यों? उन्होंने टाइमिंग्स चेंज क्यों कर दी? अब मैं क्या कह सकता हूँ? कंपनी की मर्जी है। अगर उन्होंने 2 घंटे वक्त बढ़ा दिया है तो वर्कर्स की तनख्वाहें तो 5% बढ़ा दी गई हैं। ये मर्द भी कितने बड़े एक्टर होते हैं। औरत की आंखों में धूल झोंकना कितना आसान काम है इनके लिए। मैं खामोशी से खाना खाती रही। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा। अब से मैं रोजाना 8 बजे ही घर लौटा करूंगा। तुम खाने पर मेरा इंतजार मत करना, अकेली खा लिया करना। मैं जब आऊंगा तब खा लिया करूंगा। तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल कट गया। उसने कितनी सहूलत से ये बात कह दी थी, जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि शादी के बाद मैंने कभी अकेले खाना नहीं खाया था, हमेशा उसके साथ बैठकर खाया था। और अब वो अकेली खाना खा लो ये मशवरा दे रहा था। मेरी आंखें नम हो गई। शक का बीज और ज्यादा जमीन के अंदर, दिल की जमीन के अंदर धंस गया। खाने से हाथ खींच लिया और बर्तन समेटने लगी। अगले दिन जब वकार ऑफिस रवाना हो गया, उसके जाने के बाद चंद जरूरी काम निपटाए और 11 बजे के करीब आतिफ को कॉल की। अलेख सलेख के बाद फौरन अपने मुद्दे पर आ गई। आतिफ, तुमसे एक बात पूछना थी। हाँ पूछो। कि तुम्हारे दफ्तर वालों ने ऑफिस की टाइमिंग्स चेंज कर दी है? नहीं तो क्यों? तुमसे किसने कहा? वकार कह रहा था कि छुट्टी का वक्त 5 बजे के बजाय 7 बजे हो गया है। ऑफिस वालों ने 2 घंटे टाइम बढ़ा दिया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऑफिस ऑफ होने का वक्त अब भी 5 बजे ही है। तो क्या कल भी ऑफिस 5 बजे बंद हो गया था? हाँ, कल भी इसी वक्त बंद हो गया था। मगर वकार तो घर 8 बजे आया था। मेरी आवाज़ जैसे अंधे कुएं से आ रही थी। अच्छा, मगर मेरे साथ तो वो 5 बजे ऑफिस से निकला था। हम दोनों इकट्ठे एक साथ ही निकले थे। अच्छा ठीक है। उसकी बात सुनकर मेरा खून खोल उठा। बहुत गुस्सा आ रहा था। हमारी शादी को 5 साल होने को आ रहे थे। उन 5 सालों में मैंने कभी वकार को झूठ बोलते नहीं देखा था, मगर कल वो किस कदर ढटाई से इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहा था। ये क्यों कर रहा था? क्यों कर रहा था वो दूसरी औरत के साथ रिश्ता, जबकि मैं उससे कितनी मोहब्बत करने वाली, उसकी अताअत करने वाली, खूबसूरत भी। ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरा अंजाम भी मेरी माँ की तरह होगा। क्या मैं भी उसी तरह शौहर की तवज्जो पाने के लिए सिसकती रहूंगी, तड़पती रहूंगी? नहीं, हरगिज नहीं। मुझ में और मेरी माँ में बहुत फ़र्क है। मैं अपनी माँ जैसी कमज़ोर और बुज़दिल नहीं हूँ। मैं अपना हक लेना जानती हूँ। मैं काफ़ी देर तक रोती रही, सोचती रही और कई मंसूबे बना बनाकर तोड़ती रही। पहले सोचा कि वकार से इस मौजू पर खुलकर बात करती हूँ, मुझसे अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन फिर दिल को समझाया कि आतिफ की रिपोर्ट मिलने तक सब्र से काम लेना होगा। उस पर पक्का हाथ डालना चाहती थी, पूरे सबूतों के साथ उससे 2 टोक बात करना चाहती थी ताकि उसे भागने का मौका न मिले। वो कल की तरह आज भी 8 बजे घर में दाखिल हुआ। उसके लेट आने की वजह से शाम की चाय गोल हो जाती थी। वो फ्रेश होकर खाने की टेबल पर आया। मैंने खामोशी से उसकी प्लेट में सालन निकाला। हम दोनों खामोशी से खाना खाने लगे। उसने 2-3 मरतबा मुझसे बात करने की कोशिश की, मगर मैंने हूँ हाँ से ज़्यादा किसी बात का जवाब नहीं दिया। 10 दिन यूं ही अजियत से लड़ते लड़ते गुजर गए। वकार के मामूल में कोई फ़र्क नहीं आया, जबकि मेरी बेरुखी और बेजारी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा था। मगर हैरत की बात यह थी कि वो मेरी बेजारी और बेरुखी को हिम्मत से बर्दाश्त कर रहा था, सब्र और हौसले से। साफ जाहिर था कि वो अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए मेरा नाजेबा रवैया बर्दाश्त कर रहा था। 10वें दिन आतिफ ड्राइंग रूम में मेरे सामने बैठा हुआ था। उसका चेहरा बता रहा था कि उसके पास मेरे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मैं कोई भी बुरी खबर सुनने के लिए अपने जहन को तैयार कर चुकी थी। कौन है वो औरत? मैंने फौरन पूछा। डिफेंस पे रहती है, अमीर तरीन बेवा है, 2 बच्चों की माँ है और इंतहाई खूबसूरत भी।
یہ ہر روز شام کو 5 بجے دفتر سے نکلتے ہی سیدھا اس کے گھر کا رخ کرتا ہے۔ 15-20 منٹ تو اس کے گھر پہنچنے میں لگ جاتے ہیں، پھر 7:30 بجے اس کے گھر سے نکلتا ہے اور 8 بجے تک اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ 10 دن تک اس کا پیچھا کرتا رہا ہوں، اس کے معمولات کا جائزہ لیتا رہا ہوں، تب تمہارے پاس آیا ہوں۔ مگر اس عورت کے ہاں جانے کی کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی ہے نا، میں نے کمزور سی آواز میں کہا۔ عجیب بات کرتی ہو سحر، ایک جوان خوبصورت بیوہ کے ہاں کوئی غیر مرد کیوں جائے گا بھلا؟ اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اوکے، اگر تمہاری بات مان بھی لی جائے، اب مجھے بتاؤ اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے آخر؟ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب میں کیا رائے دے سکتا ہوں تمہیں؟ یہ خالصتاً تمہارا اپنا ذاتی مسئلہ ہے اور یہ شخص بھی تمہارا اپنا انتخاب ہے۔ اب تم خود ہی سوچ سکتی ہو کہ تم اس بے وفا انسان کے ساتھ ایسے گھٹ گھٹ کر زندگی گزار سکتی ہو یا نہیں۔ اگر تم میری جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے؟ میرا سوال سن کر وہ گڑبڑا گیا اور پھر سنبھل کر بولا، اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو اس آدمی سے فوراً طلاق کا مطالبہ کر دیتا۔ مگر طلاق کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ تو پھر کیا کروں گی؟ اس کی اور اپنی دونوں کی جان لے لوں گی۔ میرے لہجے میں اترتی صفاقی نے اسے حیران کر دیا۔ وہ چند لمحوں تک تو کچھ بول ہی نہیں سکا، پھر اس کے حلق سے ہلکی سی آواز برآمد ہوئی، تم ہوش میں تو ہو سحر؟ کیا کہہ رہی ہو؟ وہی جو تم سن رہے ہو۔ اگر یہ ساری باتیں سچ ثابت ہوئیں تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، اور اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اپنی جان تو لینی ہی پڑے گی۔ پاگلوں جیسی باتیں مت کرو۔ باقی رہی ثبوتوں کی بات تو میں 1-2 دنوں میں سارے ثبوت لا کر دے دوں گا جو تم اس آدمی کے منہ پر مارنا اور طلاق کا مطالبہ کرنا، یہ مرنے مارنے والی باتیں مت کرو۔ مت بھولو یہ گھر تمہارا ہے، تم اسے کسی بھی وقت گریبان سے پکڑ کر باہر پھینک سکتی ہو۔ اگر وہ اس گھر میں نہ رہا تو یہ گھر میرے لیے جہنم سے کم نہیں، میں نے کھوئے کھوئے لہجے میں جواب دیا۔ تو وہ پھر سے حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ کتنی عجیب عورت ہو تم، غلطی وہ کر رہا ہے اور سزا تم خود کو دے رہی ہو۔ اگر وہ تمہاری زندگی سے نکل جائے گا تو کیا تمہیں کوئی اور چاہنے والا نہیں ملے گا جو تمہارا ہاتھ تھام سکے؟ تمہارے پاس آج بھی اس کے علاوہ بہترین آپشنز موجود ہیں۔ میں اس کی باتوں کا مطلب بخوبی سمجھ رہی تھی اور یہ جانتی تھی کہ اس نے میرے انکار سے دل برداشتہ ہو کر ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ نہیں عاطف، وقار میری پہلی اور آخری محبت ہے، اس کے علاوہ کسی اور مرد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اسی کے ساتھ جیوں گی اور اسی کے ساتھ مروں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تو وہ پریشان سے دکھائی دینے لگا۔ اچھا میں چلتا ہوں، مگر جانے سے پہلے ایک بار پھر کہوں گا، جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، جذبات سے کام لینے کے بجائے ہوش سے کام لو۔ وہ چلا گیا۔ میں پھر سے صوفے پر گر گئی۔ زندگی مجھ سے اتنا بھیانک مذاق بھی کر سکتی ہے، تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب تو وقار اور میرے بیچ ایک دیوار سی تن گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ وہ آفس سے آتے ہی سونے کے لیے لیٹ جاتے اور میں ان کو خاموشی سے دیکھتی۔ سوال اب تک کوئی نہیں کیا تھا، اور پھر ایک دن عاطف نے مزید بڑی خبر مجھے سنا دی جس نے میرے دل کے 1000 ٹکڑے کر دیے۔ وہ خبر یہ تھی کہ وقار اس مالدار بیوہ سے نکاح کر رہا ہے۔ نکاح کی پوری تیاری ہو چکی ہے، آج سے ٹھیک 15 دن بعد کی ڈیٹ بھی فکس ہو چکی ہے۔ یہ خبر سن کر میں غصے سے پاگل ہو گئی۔ سوچنے سمجھنے کی سب صلاحیتیں ختم ہو گئی۔ غصے کی شدت سے میرا وجود کانپنے لگا، اور جب میں بولی تو میری بات سن کر عاطف بھی خوفزدہ ہو گیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہی جو ابھی ابھی تم نے سنا ہے۔ میں نے کہا، مجھے کہیں سے زہر لا کر دو، تم جو قیمت مانگو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے زہر چاہیے۔ اس وقت مجھے بھی اجنبی لگ رہا تھا میرا لہجہ۔ مگر سحر، یہ بہت مشکل کام ہے، میں بھی پھنس سکتا ہوں اس معاملے میں۔ مجھے نہیں پتا، مجھے اس کو زہر دینا ہے، اور میں یہ لکھ کر مروں گی کہ میں نے اپنے شوہر کو زہر دیا ہے، اور خود بھی یہ زہر پی کر اپنی جان لے رہی ہوں۔ کوئی اور حل بھی تو نکالا جا سکتا ہے۔ کسی اور حل سے تمہاری مراد طلاق ہے تو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، میں طلاق نہیں لوں گی اور نہ ہی اسے کسی اور عورت کا ہونے دوں گی۔ میں اپنے دوست سے بات کر کے ہی تمہیں حتمی جواب دے سکتا ہوں۔ اس سے کیا کہو گے؟ کوئی بھی بہانہ کر دوں گا، مگر تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ اسی شرط پر میں تمہیں وہ زہر لا کر دے سکتا ہوں۔ کیسا وعدہ؟ تم اپنی جان نہیں لوگی، صرف وقار کی جان لوگی۔ اگر میری بات منظور ہے تو پھر میں اپنے دوست سے بات کروں گا، اور اگر تمہیں یہ بات منظور نہیں تو پھر سوری، میں تمہارا یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے 2 ٹوک لہجے میں بات کی اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں خاموش بت بنی بیٹھی رہی اور اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ رات کو وقار گھر آیا تو میں نے ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا۔ مجھے اس کی شکل سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس شخص کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور یہ اس قدر ہرجائی نکلا۔ اس نے بھی مجھے بلانا پسند نہیں کیا، خاموشی سے کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میری جنت کو پتہ نہیں
کس کی نظر لگ گئی تھی۔ گھر کا ماحول اب بہت کشیدہ اور تناؤ بھرا ہو گیا تھا۔ اگلے دن وقار کے آفس جانے کے بعد میں نے عاطف کو فون کیا۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے عاطف، میری مطلوبہ چیز مجھے لا کر دے دو۔ اور پھر اس نے مجھے لا کر دے ہی دی اور جاتے وقت مجھ سے کہا، سحر تم اسے وعدہ کر چکی ہو اپنی جان نہیں لوگی۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تم پریشان مت ہو، اسی کی جان لوں گی جو قصوروار ہے۔ میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا تو وہ مطمئن ہو گیا اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب میں چلتا ہوں، صرف 10 قطرے ڈالنا اور باقی محلول کو فلیش میں بہا دینا، کہیں بھی محفوظ کر کے نہیں رکھنا اور خالی شیشی کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں تبدیل کر دینا اور ہو سکے تو گھر سے باہر رکھی ہوئی باسکٹ میں پھینک دینا۔ میں نے بے دلی سے اس کی ہدایت سنی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ اور ہاں، زہر ملا دودھ پلانے سے پہلے کوئی بھی غیر ضروری باتیں نہیں کرنا جنہیں سن کر وہ شک میں مبتلا ہو جائے۔ وہ باہر نکل گیا اور میں اب وقار کے آنے کا تیزی سے انتظار کر رہی تھی۔ دل بہت اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ رات کو وقار گھر آیا تو میں منہ سر لپیٹے پڑی ہوئی تھی۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا جو آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ وہ کھانا بھی باہر سے پکا پکایا لایا تھا۔ مجھے زبردستی کھانا کھلایا اور پھر میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ آج مجھے وقار کے چہرے پر اپنے لیے محبت نظر آ رہی تھی اور شاید پچھتاوے کی پرچھائیاں بھی، مگر اب کیا فائدہ، میرے دل سے ہوک اٹھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے دوا کھلائی اور میرے پاس بیٹھ کر میرا سر دبانے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو پوچھے اور پوچھا، سحر تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس کا ہاتھ نرمی سے پرے کیا اور اٹھ کر بیڈ سے ٹیک لگا لیا۔ میرے سامنے بیٹھا محبت پاش نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں آج تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں وقار، کرو گے نا مجھ سے بات کرتے کرتے میں رونے لگی۔ ہاں کروں گا، ساری رات باتیں کروں گا۔ میرا دل بھر آیا اور میں بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ گھبرا گیا اور کہا، کافی دنوں سے تمہیں پریشان دکھ رہا ہوں، تم کیوں پریشان ہو؟ مجھ سے کچھ کہو گی؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ آج کھل کر مجھے بتا دو۔ اس نے چپ کرانے کی کوشش کی۔ جب کافی دیر تک رو رو کر دل کی ساری بھڑاس نکال لی تو خود ہی اس سے الگ ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر سہلانے لگا۔ چلو اب بتا دو تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وقار تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو نا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ ہاں یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، اتنی محبت کہ شاید کو دنیا میں کسی سے کرتا ہوگا، اس نے فخر سے کہا۔ تو پھر تم نے مجھ سے بے وفائی کیوں کی؟ تم مجھ سے بے وفائی کیسے کر سکتے ہو؟ کس نے کہا میں تم سے بے وفائی کر رہا ہوں؟ وہ ناقابل یقین نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تم ایک مالدار بیوہ سے دوسری شادی کر رہے ہو اور وہ بھی مجھ سے چوری چھپے، کیوں؟ آخر کیوں؟ او مائی گاڈ، تم سے یہ سب کس نے کہا؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس بات کو چھوڑو کہ مجھے یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئی، مجھے اس بات کا پکا ثبوت ملا ہے کہ تم اس بیوہ سے نکاح کر رہے ہو اور نکاح کے لیے دن بھی فکس کر لیا ہے۔ شام کو 5 بجے دفتر سے نکل کر تم سیدھا اس کے پاس جاتے ہو، 2-2.5 گھنٹے اس کے پاس گزار کر گھر آتے ہو اور مجھے تم نے یہ بتایا کہ میرا آفس ٹائم بڑھ گیا ہے۔ کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ وقار کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے حماقت چہرے پر سجائے میری طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئے ہوں یا میں نے اچانک کسی بھیانک چڑیل کا روپ دھار لیا ہو۔ چند لمحوں تک میں اس کو دیکھتی رہی اور پھر اس سے کہا، کیوں اب بولتی بند ہو گئی؟ اس کے بعد جیسے بات کرنے کے لیے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ میں پھر غرا کر بولی، اب بولتی کیوں بند ہو گئی؟ بولو، جواب دو۔ تم کیا سمجھتے تھے میں گھر کی 4 دیواری میں رہنے والی ایک سیدھی سادی عورت ہوں جس کی آنکھیں تم نے اپنی محبت کی پٹھی سے باندھ رکھی ہیں؟ میں مانتی ہوں تمہاری محبت میں اندھی ہو چکی تھی، مگر اب آنکھیں کھل چکی ہیں میری۔ میں جان چکی ہوں تمہاری اصلیت۔ اب میرے سامنے شرمندہ ہونے کا ڈرامہ مت کرو، اپنے منہ سے اپنا اقبال جرم بیان کرو۔ میں تمہارے منہ سے تمہاری بے وفائی کی کہانی سننا چاہتی ہوں۔ میری زبان جیسے زہر اگل رہی تھی اور وہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھا رہا۔ اس کی بات نے مجھے سر سے پیر تک لرزا کر رکھ دیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ بندوبست میں پہلے ہی کر چکی ہوں، زہر دینے والا۔ میں ساری بات کی حقیقت کھول کر تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا اور پھر بولنے لگا، تمہیں یاد ہے زہر، کچھ عرصے پہلے میں غبن کے کیس میں پکڑا گیا تھا اور میں جیل چلا گیا تھا اور تم نے اپنا زیور بیچ کر مجھے چھڑایا تھا۔ باقی زیور سے رقم پوری نہیں ہو رہی تھی، تب تم نے سونے کی وہ 4 چوڑیاں اپنی کلائی سے اتار کر 5 لاکھ کی رقم پوری کی تھی۔ میں رہا ہو کر گھر آ گیا تھا، مگر تمہاری سونی کلائیاں مجھے احساس جرم میں مبتلا کر دیتی تھیں۔ تب میں نے دل میں طے کر لیا،
अगर बाकी का जेवर तुम्हें ना भी बनवा कर दिया, मगर ये सोने की चूड़ियां जरूर बनवा कर दूंगा। दिन रात इसी सोच विचार में गुजरने लगे। फिर 2 माह पहले मेरे दफ्तर के कोलीग्स ने एक ग्रैंड कमेटी डाली 3 लाख रुपए की, जिसके लिए हर मेंबर को 20,000 रुपये माहाना देने पड़ते थे। मैंने भी वो कमेटी डाल ली ताकि 3 लाख रुपए हासिल कर सकूं, तुम्हारी चूड़ियां बनवा सकूं और शादी की 5वीं सालगिरह के मौके पर जब वो चूड़ियां अपने हाथों से तुम्हारे हाथ में पहनाता तो तुम्हारा खुशी और मुसर्रत से चमकता हुआ चेहरा देख सकता। 5 से 7:30 बजे ये 2 घंटे में उस मालदार बेवा के घर जाता, उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए, उससे मिलने के लिए नहीं। उन 2 घंटों की मेहनत के बदले वो मुझे 15,000 रुपया माहाना दे रही थी, जिसमें 5,000 रुपये अपनी तनख्वाह से मिलाकर 20,000 पूरा करके मैं वहां पर दे देता और आज ही ज्वेलर के पास गया था और तुम्हारे लिए सोने की 4 चूड़ियां भी बनवा लाया था। आज मैं खुश खुश घर आया था क्योंकि आज मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया था। मेरा ख्वाब पूरा हो गया था। मैंने वो चूड़ियां अलमारी में बहिफाजत रख दी ताकि कल शादी की सालगिरह के मौके पर तुम्हें तोहफे के तौर पर पेश कर सकूं, मगर तुमने अपनी जल्दबाज तबीयत की वजह से सब कुछ उलट पलट कर रख दिया। तुमने शक की बुनियाद पर पूरी एक इमारत खड़ी कर दी। वो अब बाकायदा हिचकियां लेकर रोने लगा। मेरे जिस्म में से जैसे खून का एक एक कतरा किसी ने निचोड़ लिया था। ये कैसे हो सकता है भला? इतनी बड़ी गलतफहमी मुझे कैसे हो सकती है? पर जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम 2 घंटे कहाँ गुजारते हो, तुमने मुझे सीधी तरह से क्यों नहीं बताया था? तुम्हारा रवैया इतना बदल क्यों गया था? इतना सर्द लहजा क्यों हो गया था? तुम आते ही खाना खाकर सो जाते, मुझसे कोई बात भी नहीं करते थे। मैं तुमसे इसलिए कुछ नहीं कह रहा था कि तुम्हें सुनकर तकलीफ होगी। तुम मुझे इतनी मेहनत करने और जान मारने की इजाज़त कभी नहीं देती, और अगर तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता तो मेरे सरप्राइज का क्या होता? और 14 फरवरी वाले दिन तुम्हारे कोट पर लिपस्टिक का जो निशान लगा था, वो किस औरत के लंबे लंबे बाल भी चिपके हुए थे? मैंने फौरन उससे पूछा। मेरी बात सुनकर वो हैरान नजरों से मेरी तरफ देखने लगा और फिर सोच में पड़ गया। 14 फरवरी, उसने ज़ेरे लब दोहराया। चंद लम्हे सोचने के बाद उसका चेहरा खिल उठा। ओह हाँ, याद आया, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे था। उस दिन दोपहर 1 से 3 बजे के दरमियान आतिफ मेरा कोट मांगकर ले गया था। वो कह रहा था अपनी एक गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। आपका कोट बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर के लिए आप मुझे दे देंगे? मैंने हंसते हुए कोट उतारा और उसे दे दिया। उसने जब वापस किया तो मैंने जल्दी में पहन लिया। ये गौर भी नहीं किया कि उस पर लिपस्टिक का निशान लगा हुआ है या कोई बाल वगैरह चिपके हुए हैं। उसकी वजाहत सुनकर मैं जैसे जमीन में गड़ गई। अब पूरा गेम मेरी समझ में आ चुका था। मैंने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। उफ, आतिफ ने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि ऐन वक्त पर सारी कहानी खुलकर सामने आ गई और मेरी आंखें खुल गई। दिल चाह रहा था कि जहर की शीशी उस खबीस ने मुझे लाकर दी थी, उसी के हलक में पूरी उंडेल दो, या फिर अपने हलक में। मैं अपने इतनी मोहब्बत करने वाले शोहर के ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगा सकती थी? इस हद तक उससे बदगुमान हो गई कि उसकी जान लेने के दर पर आ गई और वो बेचारा दिन रात मेहनत मुशक्कत करके मेरे लिए सोने की चूड़ियां बनवाता रहा। शादी की सालगिरह के लिए एक ग्रैंड सरप्राइज तैयार कर रहा था और मैं शादी की सालगिरह पर उसकी मौत तैयार करती रही। तुफ है मेरी जिंदगी पर। उस वक्त मुझे अपनी ज़ात से बेइंतहा नफरत महसूस होती रही। मैं वकार के सामने खुद को बहुत कमतर और घटिया औरत महसूस करती रही। वकार उठा और कमरे में रखी हुई अलमारी खोली। उसमें से मेरे लिए वो 4 सोने की चूड़ियां लेकर आया, जगमगा रही थी। डिब्बा खोलकर वो फखिर अंदाज में मेरी तरफ देखने लगा। फिर उसने एक चूड़ी निकाली और मेरा हाथ पकड़ा और उसने वो चूड़ी मेरे हाथ पर चढ़ा दी। मैं फूट फूट कर रो दी। मुझे माफ़ कर दो वकार, मुझे माफ़ कर दो, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने सरप्राइज देने के चक्कर में अनजाने में तुमसे बहुत बड़ी ज्यादती कर डाली। तुम शक की आग में झुलसती रही और मैं अपनी दुनिया में बेखबर और मगन रहा। शक और बदगुमानी के बादल छट गए। यकीन और एतमाद का सूरज तुलू हुआ। मोहब्बत की किरणों से हम दोनों नहा गए। वकार ने मुझे अपने हाथों से वो चूड़ियां पहनाई। अगले दिन ऑफिस रवाना होने से पहले उसने मेरी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, शाम को तैयार रहना, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर करेंगे और फिर घर आकर केक काटेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। वकार को रुखसत करने के बाद सबसे पहला काम वो जहर वाली शीशी को फ्लैश में बहाने का किया। शीशी को खाली करके पानी से अच्छी तरह साफ करके डस्टबिन में फेंक दिया। अब मुझे आतिफ की कॉल का इंतजार था। मैं जानती थी
वकार को जिंदा सलामत देखकर सबसे पहला काम मुझे कॉल करने का ही करेगा। और सच में उसकी कॉल आ गई। जहर, क्या हुआ? तुमने वकार को जहर नहीं दिया? उसकी आवाज़ सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया। नहीं, मैंने तुम्हारे उस प्लान पर अमल नहीं किया, क्योंकि मेरे जहन में कोई दूसरा मंसूबा है। क्या? फ़ोन पर नहीं बता सकती? तुम टाइम निकाल कर घर पर आ जाओ। और वो मेरे घर पर मौजूद था। जिस शख्स ने मुझे हासिल करने के लिए मेरे घर को और मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उसे भला मैं कैसे माफ़ कर सकती थी आसानी से। इसलिए अपना नया मंसूबा मैं सोच चुकी थी। दोपहर का 1:30 बजे वो मेरे सामने बैठा था, सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। अब बताओ, क्या प्लान आया है जहन में? देखो आतिफ, जिस आदमी ने मुझे इतना तड़पाया और इतना रुलाया, मेरी मोहब्बत की इतनी तौहीन की, उसे इतनी आसान मौत कैसे मार सकती हूँ? तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा कि मौत तो उसके लिए बहुत आसान सज़ा है, क्यों ना उसे जिंदा रख कर कोई ऐसी सज़ा दी जाए कि उसकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो जाए। तुम्हारा प्लान सुनकर ही कोई हतमी राय दे सकता हूँ। ठंडे दिमाग से सोचा तो तुम्हारा मशवरा ही मुझे आसान और कारआमद महसूस हुआ। कौन सा मशवरा? यही कि उसे कत्ल करने के बजाय तलाक का मुतालबा कर दूं, मगर तलाक लेने से पहले उसे किसी दूसरी औरत के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे लबों पर जहरीली मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। मैं समझा नहीं, क्या कोई ऐसी दवा इजाद नहीं हुई जिसे खाकर कोई भी मर्द नामर्द बन जाए, वो भी किसी औरत की कुर्बत के लिए तरसे और किसी औरत की कुर्बत के काबिल न रहे? यकीनन ऐसी दवा ज़रूर होगी। मैं अपने दोस्त से पूछूंगा। उसका चेहरा अंदरूनी मुसरत से चमकने लगा। कब तक ये मेडिसिन मुझे लाकर दे सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन में। तो फिर मेरे लिए इस दवा का इंतज़ाम करो। अच्छा ठीक है, मैं अपने दोस्त से मालूम करके बताऊंगा। ओके, मैं बेचैनी से इंतज़ार करूंगी तुम्हारा। सहर, तुमसे दिल की बात कहना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से मगर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वो हिचकिचाहट आमेज लहजे में बोला। जाते जाते रुका था। कहो, क्या कहना चाहते हो? मैंने जबरी मुस्कुराहट होठों पर सजाई, क्योंकि मैं जानती थी वो क्या कहना चाहता है। सहर, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, दिल की गहराइयों से तुम्हें चाहता हूँ, मगर तुमने कभी मुझे अपनी मोहब्बत और तवज्जो के काबिल नहीं समझा। वो शिकवा कर रहा था। हाँ, वो इसलिए कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सकी। और अब? उसने बेताबी से पूछा। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को पहचान गई हूँ। मैं मुस्कुराई। वो खुश हो गया। जानता था एक दिन तुम्हें मेरे जज्बों की सदाकत पर ज़रूर यकीन आएगा। वो खुशी से खिल उठा। नियतें साफ हों और इरादे पुख्ता हों तो मंजिलें मिल ही जाया करती हैं। बिल्कुल सही कह रही हो। मैं परसों वो मेडिसिन लेकर तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा। वो मुस्कुराया तो उसका चेहरा भी जैसे खबीस अंदाज में मुस्कुराने लगा। मुझे उसके वजूद से हद दर्जा कराहियत महसूस हो रही थी। वो रुखसत हुआ तो मैंने सुकून का सांस लिया। और फिर 2 दिन बाद वो अपने वादे के मुताबिक दवा लिए मेरे पास फिर से मौजूद था। ये सफ़ेद रंग की गोलियों का एक पत्ता है। उसने वो पत्ता मेरे सामने मेज़ पर रखा। 4 या 5 गोलियां। उसे किसी चीज़ में घोलकर पिला दो, सारी ज़िंदगी के लिए मफलूज हो जाएगा। और अगर एक गोली खिलाओगी तो 1-2 माह के लिए बेज़रर, यानी किसी काम का नहीं रहेगा। वो खबासत से हंसा। और अगर पूरा पत्ता ही घोलकर पिला दूं, यानी सारी गोलियां? मैंने शौक अंदाज में एक अदा से पूछा तो वो घायल हो गया। तो ताज़ जिंदगी औरत का नाम सुनकर दूर भागा करेगा और औरत को सामने देखकर खौफ से आंखें बंद कर लिया करेगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। मैंने तुम्हें चाय पानी का पूछा ही नहीं। क्या पियोगे तुम, चाय या शरबत? अचानक मुझे याद आया। खैर, जो तुम प्यार से पिला दो। वो निसार होते हुए बोला। तो फिर चाय ठीक रहेगी। मैं चाय बनाने के लिए किचन में गई। 2 कप चाय तैयार की, फिर चाय कप्स में डाली, तमाम गोलियां उसके कप में डालकर मिक्स कर दी अच्छी तरह से, और चाय लेकर वापस ड्राइंग रूम में आ गई। गोलियों वाला मग उसकी तरफ बढ़ा दिया और खुद भी उसके सामने बैठकर चाय पीने लगी। वो चाय के साथ साथ मुझे भी नज़रों से पी रहा था। चाय पीने के बाद मैंने उसे रुखसत किया। मेरे होठों पर अब एक जहरीली मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। उस वाक़े के 2 माह बाद आतिफ ने खुदकुशी कर ली। जी हाँ, आपने सही सुना। इस वाक़े के 2 माह बाद आतिफ ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि उसके माँ बाप उस पर शादी के लिए बहुत ज़्यादा जज्बाती दबाव डाल रहे थे। अब उसे उन कड़े सवालों से और दुनिया के मजाक उड़ाने से बचने के लिए अपनी मौत की वादी में खुद को डालना पड़ा। मौत की वादी में पनाह लेना पड़ी। जिस माँ आतिफ ने खुदकुशी करके अपनी जान दी, उसी माँ मैं उम्मीद से हो गई। अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ भर दी, अंधेर ज़िंदगी में खुशियाँ। गोलियों वाली चाय पीने के 3-4 दिन बाद
आतिफ पर यह खौफनाक हकीकत खुल गई थी कि मैंने उसकी चाल उसी पर उलट दी थी। चंद दिनों तक वो मुझे धमकियां देता रहा, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि उसकी सारी गुफ्तगू मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, किस तरह उसने जहर का प्लान बनाया, किस तरह ये गोलियां लाकर मुझे दी, किस तरह वो वकार को मारना चाहता था, मैंने उससे कहा ये सारी बातें मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और जो उसके माँ बाप को भेज दूंगी। तो वो ठंडा पड़ गया। वो समझ गया कि वो एक औरत के हाथों बुरी तरह से शिकस्त खा गया था, क्योंकि वो औरत अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती थी और उसका शौहर बेवफा नहीं बल्कि वफादार था।